हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपकी आरो भाग 2 में संकलित कविताएं छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख का अध्ययन कराने जा रही हूँ, जो उमा शंकर जोशी जी द्वारा रचित है। सबसे पहले हम बच्चों उनके जीवन परिचय पे नज़र डालेंगे। 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नव स्वर देने वाले कवि उमा शंकर जोशी जी का जन्म सन 1911 ईस्वी में गुजरात प्रांत में हुआ था, मतलब गुजरात शहर में हुआ था। इनकी शुरुआती शिक्षा मतलब प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं संपन्न हुई थी। इन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व का भारत देखा था। इनकी रचनाओं में इसी की झांकी अधिक दिखाई देती है। जो इन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व भारत को देखा था, उसी का इन्होंने अवलोकन अपनी इन रचनाओं में किया है। इन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी भाग लिया था और इसी दौरान ये जेल भी गए थे। इनका सन 1988 में निधन हो गया था। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले इन्होंने कुछ एकांकियाँ लिखी हैं जिनके नाम है विश्व शांति, गंगोत्री, निशित, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, अभिज्ञा और महाप्रस्थान। ये इनकी एकांकियाँ हैं। इन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं सापना भारा और शहीद। ये इनकी कहानियाँ हैं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं जो इस प्रकार हैं श्रावणी मेणों और विषामों। और एक इन्होंने निबंध भी लिखा है पार कांजन्या इनका निबंध का नाम है। इन्होंने गोष्ठी, उघाड़ी बारी, कालांत कवि, मेहरा सोनेट, स्वप्न प्रयाग का संपादन भी किया है। भारत जब आज़ाद हुआ था तो सन 1947 में इन्होंने संस्कृति पत्रिका का संपादन भी किया था। अब हम इनकी भाषा शैली के बारे में बात करते हैं। उमा शंकर जोशी जी की भाषा प्रभावपूर्ण, सशक्त और प्रौढ़ है। इनकी रचनाओं में परिष्कृत और परिमार्जित भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। इनकी भाषा में सरलता, सहजता, सजीवता और आत्मीयता का योग देखने को हमें मिलता है। इनकी संकलित रचनाओं में बिंबात्मक शैली के दर्शन हमें दिखाई देते हैं या दर्शन होते हैं। छोटा मेरा खेत कविता का सार इस प्रकार से है। इसमें कवि उमा शंकर जोशी ने प्रस्तुत कविता में रूपक के द्वारा अपने कवि कर्म को कृषक के समान बताया है, मतलब किसान के समान बताया है। कवि कागज़ को अपना खेत मानता है क्योंकि उसकी रचना को आकार तो कागज़ पर ही प्राप्त होगा, उसी में मिलेगा। किसी समय आई भावात्मक आंधी में वह इस कागज़ पर बीज रूपी भावनाएं बोता है। कल्पना का आश्रय पाकर भाव विकसित होकर बाहर निकलता है। यही तो बीज का अंकुरण है। शब्दों के अंकुर प्रस्फुटित होते ही रचना कृति का रूप ग्रहण करने लगती है। इस अंकुरण से प्रस्फुटित हुई रचना में ब्रह्म आनंद सहोदर अलौकिक रस होता है, जो अनंत काल तक पाठक को स्वयं में डुबोए रखता है। कवि इस प्रकार की कविता की कृषि करता है कि उसकी कविता का रस कभी समाप्त नहीं होता, जबकि कृषक द्वारा उपजाया गया अनाज कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज़ का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, सबके अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नामित हुआ विशेष। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे छोटा मेरा खेत नामक कविता से अवतरित हैं। इसके रचनाकार हैं उमा शंकर जोशी जी
और यह रचना हमारे पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित है। इस कविता में कवि ने कवि कर्म की तुलना कृषक कर्म से की है। कवि ने अपनी तुलना किससे की है? एक किसान से करी है। कवि कागज़ के जिस पन्ने पर अपनी कविता लिखता है वह पन्ना उसे छोटा चौकोर खेत दिखाई देता है। उसने कागज़ के पन्ने की तुलना किससे करी है? किसान के खेत से करी है। किसान अपने खेत में फसल उगाने के लिए बीज बोता है। कवि हृदय की परिस्थितियों में एक बवंडर मचा दिया है। ठीक है, जिस प्रकार किसान अपने खेत में क्या बोता है? बीज बोता है। कवि में भी क्या होता है? हृदय में परिस्थितियों ने एक बवंडर मचा दिया है। उस बवंडर की आंधी के साथ भावना का कोई बीज कहीं से आकर उसके हृदय की धरती में गड़ गया है। जब हम कोई रचना लिखते हैं तो आदमी क्या बिल्कुल अपने हृदय से, मन से सोच कर लिखता है। उसी प्रकार उसके हृदय में भी वो बीज कहीं से आके गड़ गया है, भावना नामक बीज। अर्थात कवि के हृदय में भावना का बीज बोया गया है। धरती में बोया गया बीज हवा, खाद, पानी आदि रसायनों को पीकर स्वयं के अस्तित्व को गलाकर मिटा देता है और तब उसके हृदय से नए अंकुर के रूप में पत्ते, फूल उगाते हैं। इस प्रकार कवि के हृदय में बोया गया भावना का बीज कल्पना रूपी रसायन को सोख कर अपने अहम को विगलित कर देता है। तब उससे शब्दों का अंकुर फूटने लगता है और उस अंकुर से संवर्जन, हिताय, संवेदना, सहानुभूति, उदारता, करुणा आदि सद्भावनाओं के नए पत्ते, फूल आदि उगाते हैं। जब वो भावना रूपी बीज उभरता है ना, तो उसमें इस तरह के पत्ते, फूल आदि उगाते हैं। इससे कवि को व्यवहार रूपी विशेष डाली झुक जाती है। जब उसमें ऐसे फूल पत्ते उगाते हैं तो उसका व्यवहार रूपी जो डाली है वो क्या होती है? झुक जाती है। इस बार खेती के माध्यम से कवि ने कविता की रचना प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। ये जो कवि के हृदय में विचार रूपी बीज रूप में प्रकट हुआ है, वही कल्पना का आश्रय प्राप्त कर विकसित होकर रचना का रूप ग्रहण कर लेता है। यह बीज रचना और अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है। इस रचना में शब्दों के अंकुर फूट निकलते हैं। अंततः कृषि एक संपूर्ण स्वरूप धारण कर लेती है। मतलब जो एक रचना है वो क्या कर लेती है? एक संपूर्ण स्वरूप धारण कर लेती है। इस प्रक्रिया में कवि स्वयं विगलित हो जाता है। इस प्रकार कवि के हृदय में बोया गया भाव बीज कविता रूपी फल के रूप में झूमने लगता है और वह रसपूरित हो जाता है। इस प्रकार साहित्यिक रचना से अनेक अलौकिक रसधारी प्रस्फुटित हो उठती हैं। यह उस क्षण होने वाली रोपाई का ही परिणाम होता है। यह रसधारा अनंत काल तक क्षय नहीं होती मतलब अनंत काल तक क्या होती है? ख़त्म नहीं होती। अर्थात उत्तम साहित्य कभी भी नष्ट नहीं होता। जो हमारी रचनाएं हैं ये क्या जब एक बार लिख लेते हैं तो लिख लेते हैं, ये कभी क्या समाप्त नहीं होती, ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं। खेत में उत्पन्न होने वाला अन्न तो कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है। जो किसान अन्न को उगाता है वो क्या कुछ समय बाद तो समाप्त हो जाता है ना। जैसे इस साल हमने चावल बोए तो अगले साल हमें दोबारा ही चावल की खेती करनी पड़ेगी, ठीक है। किंतु साहित्य का रस कभी समाप्त नहीं होता, वह सदैव रसासिक्त रहता है। अगर आप साहित्य या कोई रचना एक बार लिख लेते हैं वह क्या हमेशा ही जीवित रहती है, उसका रस कभी ख़त्म नहीं होता। उस रचना को कवि ने जिस प्रकार लिखा होता है वह
लाखों वर्षों तक भी वैसी की वैसी ही रहती है। इस प्रकार कविता रूपी फल से युक्त जो कागज का चौकोर खेत है, उसकी फसल सदैव लहलहाती रहती है। वह रस का अक्षय पात्र बन जाती है, अर्थात कभी एक बार अस्तित्व में आने के बाद शाश्वत सनातन का रूप धारण कर लेती है। बगलों के पंख कविता का सार इस प्रकार है कि प्रकृति के विविध रूप तो कवियों को सदैव से ही आकर्षित करते आए हैं। प्रस्तुत कविता में भी ऐसा ही आकर्षण है। संध्या का समय है, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। लौटते हुए समूह में पंक्तिबद्ध होकर उड़ते हैं। ऐसे ही दृश्य का वर्णन बगलों के पंख में किया गया है। नभ में पाती बंधे बगलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें, नभ में पाती बंधी बगलों की पाँखें। नभ सबका अर्थ होता है बेटा आकाश, पाती मतलब पंक्तियाँ, कजरारे मतलब काजल के समान काला, सांझ मतलब शाम का समय या संध्या, काया मतलब त्वचा, हौले हौले का अर्थ है धीरे धीरे, निज मतलब व्यक्तिगत, तनिक मतलब थोड़ा सा। जो ये पंक्तियाँ हैं उमा शंकर जोशी द्वारा रचित बगलों के पंख से अवतरित है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। इस कविता में काले बादलों के मध्य संध्या के समय अपने घोंसलों को लौटते बगलों की पंक्ति का मनोरम वर्णन किया है। कवि ने एक क्या जो एक पंक्ति में वो बगले उड़ते हुए आते हैं ना, उस पंक्ति का उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से वर्णन किया है। वह कहते हैं कि जो काले बादलों के बीच संध्या के समय घर लौटते बगलों का पंक्तिबद्ध आते देख कवि का मन उनके पंखों की मोहक लय में उलझ जाता है और कवि उन्हें अपलक निहारने लगता है। अर्थात क्या है कि जब शाम के समय काले बादलों के बीच में से जो बगलों का एक लाइन में से उड़ते हुए जाना उसे बहुत अच्छा लगता है और वह उनको कैसे देखता है, बिना पलक झपकाए वह उनको देखता रहता है। अपलक निहारने की स्थिति के लिए कवि ने बगलों के द्वारा अपनी आंखें चुराकर अपने साथ लिए जाने का रूपक बांधा है। इसमें क्या रूपक अलंकार है कि वह बिना आंखें झपकाए वो क्या चाहता है कि मैं उनको अपने साथ ले जाऊं। आकाश में विस्तार लिए काले बादलों की छाया तीर रही है। उनके मध्य में पंक्तिबद्ध श्वेत पंखों की छटा संध्या की उज्जवल परछाई के समान प्राप्त होती है। हमें ऐसा लगता है कि मानो जैसे शाम की आलोकमयी शरीरयष्टि ही आकाश में तैर रही हो। यह दृश्य कवि को धीरे धीरे अपने आकर्षण या माया में बांध रही है। कवि इस मायावी दृश्य को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता है। वो सोचा ये इतनी भगवान की इतनी प्यारी क्रिया है, काया है कि क्या कहते हैं कि एक पंक्ति में उड़ रहे हैं, इसलिए वह बगलों की पंक्ति पर अपनी आंखों को चुराकर ले जाने का आरोप लगाकर सबसे प्रार्थना करता है कि तैरती वक्त पंक्तियों को कोई देर के लिए रोक दे, क्योंकि ये वक्त पंक्तियाँ तो मेरी आंखों को ही चुरा कर लिए जा रही हैं। कवि का आशय यह है कि यदि कोई इन पंक्तियों को आकाश में रोक देगा तो वह थोड़ी देर और उनके सौंदर्य का रस का अपनी आंखों से पान करके शायद कुछ तृप्ति प्राप्त कर सकेगा।